बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स। आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के अंदर मौजूद जो जेनेटिक मटेरियल है, जो उसके क्रोमोसोम्स हैं, उनकी फॉर्मेशन और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो बैक्टीरिया चूँकि एक प्रोकैरियोट है, इस वजह से इसके अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस, जो कि हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, वो मौजूद नहीं होता, जिस तरह कि हमें यूकैरियोट्स में नज़र आता है। इसके बजाय बैक्टीरिया में क्या होता है कि दे कंटेन वन और मोर देन वन न्यूक्लियर बॉडीज और सेल दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोइड्स, कि उनके अंदर एक या एक से ज़्यादा कुछ न्यूक्लियर बॉडीज़ होती हैं जिनको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। इस तरह से जो बैक्टीरियल जीनोम होता है वो इस न्यूक्लियोइड के अंदर मौजूद होता है, और ये अब डिपेंड करता है उस बैक्टीरिया के ऊपर कि वो जिस क्लास से, जिस कैटेगरी से बिलोंग करता हो, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो लेस कम्पैक्ट होगा या कॉइल्ड होगा या किस स्ट्रक्चर में या किस फॉर्मेशन में मौजूद होगा, लेकिन उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो इस तरीके से एक टिपिकल बैक्टीरिया के अगर मेम्ब्रेन को रिमूव कर दिया जाए तो उसका जो न्यूक्लियोइड मेम्ब्रेन का मतलब है कि जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है उसको रिमूव कर दिया जाए, तो जो न्यूक्लियोइड रीजन है जो कि खुद मेम्ब्रेन फ्री होगा, तो उस न्यूक्लियोइड रीजन का तकरीबन 60% डीएनए पर मुश्तमिल होता है, 30% आलमोस्ट जो है वो आरएनए होता है, और 10% मुख्तलिफ प्रोटीन्स होती हैं। इस तरह से जो डीएनए है वो तकरीबन टोटल ड्राई वेट का 2 to 3% बनता है। तो ये अगर आप देखें, ये एक स्ट्रक्चर हमारे सामने, ये एक माइक्रोस्कोपिक इमेज है जिसमें हमें एक बैक्टीरियल सेल नज़र आ रहा है, और इसमें ये जो रीजन है मिड में, ये कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता बल्कि सिंपली एक रीजन होता है, और इसमें इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। इसके अलावा यहाँ पे देखें, ये राइबोसोम्स भी इसके साथ ही अटैच्ड हैं, ये बाहर उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, और ये वो न्यूक्लियोइड रीजन है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और सेल वॉल वगैरह भी इसमें मौजूद हैं। तो इस डायग्राम को या इस फिगर को शो करने का मकसद क्या है कि हम ये कन्फ्यूजन हमारी या क्लियर हो जाए कि जो बैक्टीरिया है उसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, बल्कि एक न्यूक्लियोइड रीजन होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल कन्फाइंड होगा। अब हम देखते हैं कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम किस तरह का है। तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर फॉर्म। ठीक है, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, एक नॉर्मल डीएनए की तरह सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे ये साइज बताया गया है बैक्टीरियल डीएनए का, लेंथ बताई हुई है उसकी, और जब हम इकोलाई की बात करते हैं तो इसका साइज जो है 4.2 × 10⁶ किलो बेस पेयर होता है। तो इस जो इकोलाई का जेनेटिक मटेरियल या डीएनए है, जो क्रोमोसोम है, उसको अगर लीनियर शेप में, लीनियर फॉर्म में अरेंज कर लिया जाए तो 1.3 मिलीमीटर उसकी लेंथ बनती है। तो देखें जो इसका साइज़ है, देखिए कितना बड़ा उसका साइज़ है, 4.2 × 10⁶ किलो बेस पेयर। तो ये बिल्कुल छोटी सी स्पेस के अंदर ये उसकी लेंथ बहुत छोटी बनती है। तो इसकी वजह क्या है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये फोल्डेड फॉर्म में होता है, और फोल्ड होके ये मुख्तलिफ लूप्स बना देते हैं जिसको हम डोमेन्स भी कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल के अंदर तकरीबन 100 लूप्स या 100 डोमेन्स होती हैं। तो यहाँ पे अगर इस फिगर को देखें, ये क्या है, हम जो एक नॉर्मल जब डायग्राम ड्रा करते हैं या एक माइक्रोस्कोप से देखते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से सपोज़, तो उसमें ये नज़र आ रहा है हमें कि बैक्टीरियल जो जीनोम है वो सिंगल एक सर्कुलर फॉर्म में है, लेकिन उसके अंदर अगर एक छोटा सा सपोज़ ये सेक्शन हम काट लेते हैं, और इस सेक्शन को जब यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें तो देखें उनके अंदर ये लूप्स बनी हुई हैं। तो इस तरीके से एक बहुत बड़े साइज़ का या बहुत बड़ी लेंथ का जो बैक्टीरियल जीनोम होता है वो छोटी सी स्पेस में कन्फाइंड हो जाता है। उसके बाद फिर उन लूप्स के अंदर हमें मज़ीद कुछ लूप्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, देखें जिस तरह से ये हैं, उनके अंदर दोबारा से लूप्स हैं। तो इस तरीके से ये लूप्स चलती रहती हैं, और इस तरह से हम कहते हैं कि उनके अंदर कॉइलिंग, ठीक है, सबसे पहले तो कॉइलिंग होती है जेनेटिक मटेरियल की। कॉइलिंग का मतलब यही है कि वो लूप्स बना रहा है, लेकिन जब कॉइलिंग के बाद दोबारा से कॉइलिंग के ऊपर एक्सट्रीम कॉइलिंग होती है तो उसको हम कहते हैं सुपर कॉइलिंग। तो सुपर कॉइलिंग का फिनोमेना बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और इसको हम आगे डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। तो ये पॉइंट क्या था जो अभी हमने डिस्कस किया, कि जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसका साइज़ हमने डिस्कस किया, और उसके बाद हमने ये देखा कि ये जो क्रोमोसोम, ये जेनेटिक मटेरियल होता है, ये लीनियर फॉर्म में नहीं होता बल्कि लूप्स एंड लूप्स विद इन लूप्स, इस फॉर्म में ये अरेंज होता है। तो हमने बात की बैक्टीरियल लूप्स या डोमेन्स की। तो डोमेन का मतलब क्या है कि अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल यूनिट विद इन विच सुपर कॉइलिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ
अदर यूनिट और अदर डोमेन्स। तो सपोज अगर आप इसी को देखें, इसी डायग्राम को हम देखते हैं, तो ये क्या है, ये एक डोमेन है, ठीक है, ये सिंगल लूप एक डोमेन है। इसी तरह से ये अगली लूप जो है ये दूसरी डोमेन है। अब इस लूप के अंदर ये जो फर्स्ट वन है, इसके अंदर जो कोई भी सुपर कॉइलिंग जिस तरीके से होगी या जितना भी जेनेटिक मटेरियल कन्फाइंड है वो इंडिपेंडेंट होगा सेकंड वन से, ठीक है, इसका अपना होगा और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपना होगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि उन लूपिंग और जो सुपर कॉइलिंग हो रही है उसके दौरान कोई ऐसा टाइम आ जाए या ऐसा फिनोमेना हो कि जो एक है उसका जेनेटिक मटेरियल या उसकी बेस पेयर्स वगैरह जो हैं वो मूव करके दूसरे में चली जाएं। इस तरह से नहीं होता, बल्कि ये जो डोमेन्स या लूप्स होती हैं ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होती हैं। डिफरेंट डोमेन्स कैन मेंटेन डिफरेंट डिग्रीज ऑफ सुपर कॉइलिंग। तो हर डोमेन की अपनी सुपर कॉइलिंग की डिग्री होती है। अब इनमें से सपोज ये फर्स्ट वन जो है ये ज़्यादा कॉइल्ड है, ठीक है, इसकी कॉइलिंग बहुत ज़्यादा है, नेक्स्ट की जो है थोड़ी कम हो सकती है, अगले की उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये एक दूसरे से टोटली इस बात का जो एक ग्राउंड लाइन है, बॉटम लाइन, वो क्या है कि ये जो लूप्स या डोमेन्स होती हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। The ends of the loop or domain are bound in a way which does not allow rotational events to propagate from one domain to another। यही बात जो पहले हमने डिस्कस की कि ऐसा नहीं होता कि इसमें से एक जो लूप है उसके कोई बेस पेयर मूव करके दूसरे के साथ चले जाएं या दूसरे के मूव करके पहले में आ जाएं। तो इनके जो एंड्स होते हैं, जहाँ से एक लूप ख़त्म हुई दूसरी शुरू हुई, तो वो एंड जो होते हैं वो नेचर बाय नेचर एक स्पेशल मैकेनिज्म के थ्रू इस तरीके से बाउंड किए हुए होते हैं कि वो रोटेशनल इवेंट्स जितने भी हैं वो अलाउ नहीं होते, वहाँ से वो रोटेशनल इवेंट्स अकर होने की कोई गुंजाइश वहाँ पे मौजूद नहीं होती। तो अगर इस डायग्राम को आप देखें तो ये एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम बताया हुआ है और इसके अंदर देखें ये मुख्तलिफ लूप्स नज़र आ रहे हैं हमें, और लूप्स की फॉर्म में जो उनका जेनेटिक मटेरियल है वो अरेंज्ड है, और इसमें से हर एक लूप जो है वो अलग डोमेन है, ठीक है। ये जैसे देखें ये यहाँ से लेके ये क्या है, ये एक डोमेन है, फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो ये दूसरी डोमेन है। तो ये इस तरह से डोमेन्स और लूप्स की फॉर्म में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स वगैरह, ये बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इनके साथ छोटी छोटी बाइंडिंग प्रोटीन्स भी नज़र आ रही हैं। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, तो ये भी तकरीबन उसी तरह की प्रोटीन्स होती हैं, लेकिन ये भी इन्हीं डोमेन्स और लूप्स के अंदर बाइंड होती हैं, ठीक है। तो फंक्शन तकरीबन इन प्रोटीन्स का वही होगा जो हिस्टोन प्रोटीन्स का होता है, स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट नेचर और कैरेक्टर्स वही होंगी, लेकिन ये इस तरीके से यहाँ पे अरेंज्ड होंगी। तो इस टॉपिक का या इस स्लाइड का बॉटम लाइन क्या है, डोमेन्स। डोमेन क्या है, अ सिंगल लूप विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर लूप, ठीक है। अगर हम एक डोमेन के ऊपर एक कट लगा दें, ठीक है, कट किससे लगाया जाता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडीज़ की जाती हैं उसमें कट लगाने वाली चीज़ कौन सी होती है, मॉलिक्यूलर सिजर्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सिजर्स, या इनको हम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स भी कहते हैं। तो अगर सपोज हम कोई भी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लेते हैं और उससे से हम इस लूप के अंदर कट लगा देते हैं, ठीक है। तो इस लूप के अंदर कट लगाने के बाद क्या होगा कि कट लगाने के बाद जो स्ट्रक्चर जो कट लगता है उसको हम कहते हैं निक, ठीक है। जब भी हम जेनेटिक मटेरियल के अंदर कोई भी कट लगाते हैं तो उसको कहते हैं निक, ठीक है। तो जब वहाँ पे निक फॉर्मेशन होती है, पुट्स अ निक इन डीएनए स्ट्रैंड ऑफ वन डोमेन, अगर हम किसी एक डोमेन के अंदर एंडोन्यूक्लियासिस या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज़ करके एक कट लगा दें या निक बना दें, दिस लूप बिकम्स लार्जर ड्यू टू अनकॉइलिंग। तो क्या होगा कि ये लूप जो है खुल जाएगी, ठीक है, ओपन हो जाएगी और इस तरह से ये बड़ी हो जाएगी, कॉइलिंग उसकी ख़त्म हो जाएगी। जो कॉइलिंग है उसके अंदर सुपर कॉइलिंग है वो ख़त्म हो सकती है या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो बिहेव कर सकती है, जो हम आगे डिटेल से देखेंगे कि अगर हम एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर में निक बना देते हैं या कट लगा देते हैं तो वो किस तरीके से हमें रिज़ल्ट उसका क्या मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि वो खुल जाती है, अनवाइंडिंग हो जाती है और उसका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा। बट द अदर डोमेन्स आर नॉट इफेक्टेड,
ठीक है, यही बात हमने पहले डिस्कस की कि एक लूप जो है या एक डोमेन जो है वो दूसरे के इंडिपेंडेंट होती है। तो अगर हम एक को इसको सपोज डिस्टर्ब कर रहे हैं तो इसका कोई भी इफेक्ट दूसरी लूप्स के ऊपर नहीं होगा, इसके ऊपर जो है इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर वो उसका साइज़ बड़ा होना है या छोटा होना है या जिस तरीके से भी वो बिहेव करेगी तो जो कुछ भी होगा उसी लूप के अंदर होगा जहाँ पे कट लगेगा। दूसरी जो डोमेन्स है या दूसरी लूप्स जो हैं वो एज दे वर उसी तरीके से मौजूद रहेंगी। ईच डोमेन कंटेन अबाउट 40 किलो बेस पेयर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो हर डोमेन के अंदर तकरीबन ये मैक्सिमम लिमिट बताई हुई है कि 40 किलो बेस पेयर्स मौजूद होती हैं हर डोमेन के अंदर ऑफ प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम। द लूप्स आर बाउंड बाय सम मैकेनिज्म दैट मे इन्वॉल्व प्रोटीन्स और आरएनए बट मैकेनिज्म इज स्टिल नॉट क्लियरली अंडरस्टूड। देखें ये जहाँ पे ये छोटी सी प्रोटीन हमें नज़र आ रही है, ये जो रेड नज़र आ रही है, ये वो प्रोटीन्स हैं, बाइंडिंग प्रोटीन्स वगैरह जो हैं, ये हिस्टोन होगी या दूसरी प्रोटीन्स जो होती हैं। तो ये प्रोटीन्स जो हैं यही उन लूप्स को ऑर्गेनाइज रखती हैं, अरेंज्ड फॉर्म में रखती हैं, और वो लूप्स आपस में मिक्स नहीं होती और इस तरीके से वो इंडिपेंडेंट रहती हैं एक दूसरे के। और इनके साथ साथ आरएनए भी हो सकता है। प्रोटीन्स और आरएनए दोनों मिल के उनकी जो इंडिपेंडेंट नेचर है लूप्स की या डोमेन की उसको श्योर करते हैं, उसको इंश्योर करते हैं, उसको यकीनी बनाते हैं। लेकिन अब ये इनका मैकेनिज़्म क्या है, तो इसका मैकेनिज़्म अभी तक क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है। अभी तक इसका मैकेनिज़्म स्टडी नहीं किया जा सका कि किस तरीके से ये प्रोटीन्स जो हैं वो हर लूप को इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो देती हैं। इसके अलावा हमने बात की कुछ क्रोमोसोमल प्रोटीन्स की। तो जो स्पेशली अगर इकोलाई जो कि सबसे ज़्यादा वेल स्टडीड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, तो उसके अंदर मुख्तलिफ प्रोटीन्स जो हैं उनको आइसोलेट किया गया। और ये एक हिंट है, एक आइडिया है कि जो हम बात कर रहे थे कि कंडेंसेशन होती है न्यूक्लियोइड की या सुपर कॉइलिंग होती है, तो उसमें इन्हीं प्रोटीन का रोल होता है। लेकिन फिर वही बात है कि ये इतना क्लियरली अभी तक स्टडी नहीं किया जा चुका। तो जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है वो सिंपल इन स्ट्रक्चर होता है और सिंपल इन ऑर्गेनाइजेशन होता है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। जिस तरह से यूकैरियोट्स में हम देखते हैं कि सेल होता है और उसके अंदर फिर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर वो बैक्टीरिया जो जेनेटिक मटेरियल है वो मुख्तलिफ फॉर्मेशंस और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर मौजूद होता है। लेकिन जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो इनका जो डीएनए है या जो क्रोमोसोम है वो इंतहाई सिंपल उसकी स्ट्रक्चर होती है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होती है और कम्प्लेक्सिटी की तरफ जो है आहिस्ता आहिस्ता वो मूव करता है, लेकिन स्टिल यूकैरियोटिक से वो सिंपल ही होता है। ऑल्सो ईच बैक्टीरियल सेल नॉर्मली हैज़ अ सिंगल क्रोमोसोम कंटेनिंग अ सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। बल्कि ये इस हद तक ये भी देखा गया है कि जो मोस्टली जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनके अंदर एक क्रोमोसोम भी देखा गया। तो देखें कितना सिंपल है ये एज़ कम्पेयर टू एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोट्स। तो सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम और सिंगल क्रोमोसोम का भी सिंगल सर्कुलर डीएनए। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं। तो इकोलाई जो सबसे ज़्यादा स्टडीड बैक्टीरिया है उसकी जो हम डीएनए या डीएनए मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इट्स डीएनए मॉलिक्यूल इज़ 1300 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड दिस लेंथ इज़ व्हेन वी फुली स्ट्रेच इट्स डीएनए मॉलिक्यूल। तो वैसे ये नेचुरली स्ट्रेच फॉर्म में नहीं होता बल्कि नेचुरली ये इस तरीके से ही कॉइल्ड, सुपर कॉइल्ड और लूप्स की फॉर्म में होता है। अगर हम इसको खोल के जैसे ये स्ट्रक्चर हमारे सामने आ रही है तो ये आपको इसमें ये जो कॉइल्स नज़र आ रही हैं इनको अगर हम इस तरह से लीनियर फॉर्म में अरेंज कर दें, खोल दें इनके सारे जो कॉइल्स हैं, तो इसका साइज़ क्या होगा 1300 माइक्रोमीटर लेंथ इसकी होगी। ठीक है, इट कंटेन्स सम 4700 इंटू 10³ बेस पेयर्स। ये किसका साइज़ है, इकोलाई के जेनेटिक मटेरियल डीएनए मॉलिक्यूल का ये साइज़ है और इसके अंदर तकरीबन 4000 जीन्स मौजूद होते हैं। दिस लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल इज पैक्ड इनटू अ सेल मेजरिंग ओनली अबाउट 1 माइक्रोमीटर इंटू 3 माइक्रोमीटर। तो देखें ये जो हमने साइज़ इसका देखा ये काफ़ी बड़ा साइज़ है कि 4700 इंटू 10³ बेस पेयर्स, ये इसकी बेस पेयर्स का नंबर बताया गया और जीन्स इसके अंदर कितने होते तकरीबन 4000। लेकिन स्टिल ये एक सिंगल बैक्टीरियल सेल के अंदर कितनी सी जगह लेता है 1 माइक्रोमीटर इंटू 3 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो एक बहुत छोटा इसने साइज़
ऑक्यूपाई किया होता है, एक जगह ऑक्यूपाई की होती है, और इसकी वजह क्या है, वही सुपर कॉइलिंग, ठीक है, फोल्डिंग एंड सुपर कॉइलिंग। तो देखें अगर ये बैक्टीरिया है, सपोज ये साइज़ है, ये जीनोम है आपके सामने, तो इसमें किस तरीके से इस तरह देखें आपके कॉइल्स बनी हुई हैं, और कॉइल्स की वजह से एक बहुत बड़े साइज़ का जो जीनोम है या डीएनए है वो छोटी सी जगह पे ही कन्फाइंड हो जाता है और वो जगह कम घेरता है। तो सुपर कॉइलिंग का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बाकी भी हम देखेंगे आगे कि और इसकी क्या एडवांटेजेस होते हैं, लेकिन एक ये है कि ये इसकी वजह से जो छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी यूनिसेलुलर हैं, तो उनके अंदर भी अलॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, अलॉट ऑफ जीन्स, अलॉट ऑफ बेस पेयर जो हैं वो आसानी से उसके अंदर पैक हो सकती हैं और वो अपना काम ठीक तरीके से कर सकती हैं। इसके अलावा जो इकोलाई है उसकी एक लूप के अंदर एवरेज 45 और रेंज क्या है उसकी तकरीबन 40 to 50 लूप्स होती हैं, ठीक है। एक सिंगल इकोलाई के जेनेटिक मटेरियल में तकरीबन 40 to 50 लूप्स होती हैं, ठीक है। और इनका जो एक सेंटर होता है उसको कहते हैं सेंट्रल प्रोटीन कोर। जैसे यहाँ पे आप देखें तो ये एक सेंट्रल प्रोटीन कोर है, ये एक सेंट्रल प्रोटीन कोर है, और इसके गिर्द ये हमें सारी की सारी लूप्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये उसके गिर्द लूप्स की फॉर्म में अरेंज है, जैसे हमने पिछली डायग्राम में भी देखा था, यहाँ पे भी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो लूप्स क्वाइल्ड और फिर सुपर क्वाइल्ड फॉर्म में हैं, इनमें से अगर कहीं भी निक फॉर्मेशन हो जाए, निक का मतलब क्या है, कट लगा लिया जाए, तो अगर यहाँ कहीं भी कट लग जाए अगर, तो क्या होगा, अनक्वाइलिंग होगी उसकी, या फिर साइज उसका इंक्रीज होगा, या फिर वो दोबारा से मज़ीद कॉइलिंग की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये दो केसेस किस तरह से, इनको हम डिटेल से देखते हैं। द सुपर कॉइल्ड स्टेट ऑफ लूप्स ऑफ डीएनए कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विद डीएनएज, ये एंजाइम है डीएनएज एंजाइम विच कॉजेज अ सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक और निक। तो हम बात कर रहे थे ना कि न्यूक्लियोटाइड एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं, तो एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम यहाँ पे कौन से होते हैं, डीएनएज। तो ये डीएनएज एंजाइम को यूज़ करके जब हम किसी भी लूप के अंदर कट लगा देते हैं, तो कट लगाने से क्या होता है कि वो कन्वर्ट हो जाता है सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में। अ सिंगल निक रिजल्ट इन द अनकॉइलिंग ऑफ अ सिंगल लूप विदाउट अफेक्टिंग द सुपर कॉइलिंग ऑफ अदर्स, कि अगर एक सपोज एक यहाँ से कट लगाए तो सिर्फ ये वाली लूप ही डिस्टर्ब होगी, इसी तरह यहाँ से कट लगाए तो सिर्फ ये वाली लूप डिस्टर्ब होगी, दूसरी लूप्स के ऊपर या दूसरी कॉइल्स की जो सुपर कॉइलिंग है उसके ऊपर इसका इफेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा अभी तक जितना हमने डिस्कस किया, ये हमने बात की जो बैक्टीरिया का जो एक मेन सेंट्रल क्रोमोसोम होता है और उसका सेंट्रल जेनेटिक मटेरियल जो यहाँ पे हमने देखा यहाँ मौजूद था। लेकिन आपको पता है कि जो बैक्टीरिया हैं या जो प्रोकैरियोट्स हैं मोस्टली, उनके अंदर सेंट्रल क्रोमोसोम के अलावा भी एक जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। तो प्लाज्मिड यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ये जो साइड पे एक रिंग्ड स्ट्रक्चर है ये उसका प्लाज्मिड है। तो अब हम देखते हैं प्लाज्मिड को डिटेल से। तो प्लाज्मिड का दूसरा नाम क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। मतलब क्या है कि ये जो एक मेन क्रोमोसोम होता है उससे हट के उससे एक्स्ट्रा होता है। बैक्टीरिया पोजेसेस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड प्लाज्मिड। इट कुड बी फ्री साइटोप्लाज्मिक स्टेट। प्लाज्मिड दो तरह से हो सकता है। फर्स्ट क्या है कि फ्री साइटोप्लाज्मिक स्टेट, मतलब क्या है कि सपोज ये अगर बैक्टीरिया है और ये उसका मेन क्रोमोसोम है, तो इसके अंदर इस तरीके से फ्री साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फॉर्म में मौजूद भी हो सकता है ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं। इसके अलावा इसकी दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, और इंटीग्रेटेड स्टेट कॉल्ड एपिसोम, या फिर ये एपिसोम्स की फॉर्म में होता है। और एपिसोम क्या होती हैं कि वो जब किसी भी दूसरी स्ट्रक्चर के साथ प्लाज्मिड अटैच फॉर्म में होता है या इंटीग्रेटेड फॉर्म में होता है तो उसको हम कहते हैं एपिसोम्स। तो ये दो कंडीशंस या दो स्टेट्स हैं प्लाज्मिड की। नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी आइडेंटिफाई हो चुके हैं कि जिनके अंदर कोई प्लाज्मिड मौजूद नहीं होता, लेकिन स्टिल वो सर्वाइव करते हैं, वो अपनी मुख्तलिफ फंक्शंस जो एक्टिविटीज़ हैं वो बड़े प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए वो प्लाज्मिड ज़रूरी नहीं है, बैक्टीरिया उनके बगैर भी सर्वाइव कर सकता है, लेकिन मेक्स द बैक्टीरिया रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स के अंदर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाती है ऐसे बैक्टीरिया में जिनके पास ये प्लाज्मिड होता है, और हेल्प देम सर्वाइव,
वो सर्वाइव करने में हेल्प ज़रूर करते हैं ये जो प्लाज्मिड होते हैं, लेकिन एक्सट्रीमली या कंपल्सरी रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी भी बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए। इसके अलावा इनका दूसरा फंक्शन क्या होता है कि जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जितने भी बैक्टीरिया, तो उसका जो रिस्पॉन्सिबल एजेंट होता है वो भी यही प्लाज्मिड्स ही होते हैं। तो सारी बात का जो मेन थीम क्या है कि नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल बट हेल्प्स देम इन सर्वाइवल। ठीक है, हेल्प करते हैं। जिस बैक्टीरिया, अगर दो बैक्टीरिया है हमारे पास और एक के पास प्लाज्मिड नहीं है और दूसरा है जिसके प्लाज्मिड मौजूद है, तो उनमें से सर्वाइव दोनों करेंगे, लेकिन बेहतर तरीके से कौन सा सर्वाइव करेगा? जिसके पास प्लाज्मिड मौजूद है। अब ये हमारे सामने एक प्लाज्मिड है और ये रिलैक्स्ड स्टेट में। रिलैक्स स्टेट का मतलब क्या है कि इसमें किसी किस्म की सुपर कॉइलिंग नहीं है। कॉइलिंग तो है, ठीक है, कॉइलिंग आपको नज़र आ रही है ना कि ये देखें, ये जो डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, ये डीएनए खुद बाय नेचर ही कॉइल्ड फॉर्म में होता है। तो डीएनए की डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर की जो कॉइलिंग है उसके अलावा इसमें और किसी किस्म की कॉइलिंग हमें नज़र नहीं आ रही, तो इसको कहते हैं ये रिलैक्स्ड स्टेट में है। दिस इज़ इन रिलैक्स स्टेट। अगर इस स्टेट के अंदर, ठीक है, एक बैक्टीरियल प्लाज्मिड जब मौजूद होता है और उसका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, तो उसके तकरीबन 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स पर टर्न ऑफ हेलिक्स। तो एक हेलिक्स जो होता है, या एक हेलिक्स का जो एक टर्न होता है, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसके अंदर तकरीबन ऑन एवरेज 10 बेस पेयर्स मौजूद होती हैं। ठीक है, जब बैक्टीरियल प्लाज्मिड रिलैक्स स्टेट में हो। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल रेंज बताइए कि जब एक रिलैक्स्ड और काम पोजीशन में होता है तो उस वक्त एक बैक्टीरियल प्लाज्मिड के एक टन के अंदर 10 बेस पेयर्स मौजूद होती हैं ऑफ डबल स्ट्रैंडेड हीलिक्स, डीएनए की जो हीलिक्स होती है। लेकिन अगर इस स्टेट में एक रिलैक्स्ड प्लाज्मिड था, जैसे यहाँ पे ये है, तो एक रिलैक्स्ड प्लाज्मिड था, उसके अंदर क्या किया जाए, एक निक या कट लग जाए। ठीक है, तो आगे हमारे पास दो केसेस आ जाते हैं। इसी की बात मैंने पहले की थी कि अगर कट लग जाए तो किस तरीके से एक प्लाज्मिड जो है वो बिहेव करता है। तो दो केसेस आते हैं हमारे पास। अगर जो कट लग रहा है उसका जो ट्विस्ट है, इफ़ द ट्विस्ट इन डायरेक्शन ऑफ अनवाइंडिंग, अगर वो अनवाइंडिंग की डायरेक्शन में मूव करेगा तो फिर क्या होगा, इट मे प्रोड्यूस अ रीजन ऑफ अनपेयर्ड बेसिस कॉल्ड अ बबल, कि वो उसमें एक बबल सा बन जाता है। इसको आप इस तरह से देखें, सपोज ये एक बैक्टीरिया है, ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, और आपको पता है जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है ये बाय नेचर ही कॉइल्ड है, ठीक है, कॉइल्ड फॉर्म में है, और इसकी जो कॉइलिंग होती है ये बाय नेचर थोड़ी सी इंक्लाइंड होती है टूवर्ड्स आवर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो अगर ये नेचुरली ही उसी डायरेक्शन में कॉइल्ड है, जैसे आप सिंपल एग्जांपल लें कि आप एक रस्सी जब लेते हैं और आप रस्सी को हाथ में लें, ठीक है, और उसको टर्न दें, उसको ट्विस्ट दें फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, उसको ट्विस्ट दें राइट टू लेफ्ट और उसी तरीके से उसको बांध दें आगे से, ठीक है, प्रॉपर तरीके से उसको उसी सिचुएशन में, उसी पोजीशन में कन्फाइंड कर दें। अब अगर आप उसको दोबारा से एक लूप बना के, ये हमारे पास ये जो था ये तो एक लीनियर है, अगर मैं इस तरीके से इसको लूप बना लेती हूँ और इसके अंदर जो बैक्टीरिया जीनोम है वो लूप की फॉर्म में है और सर्कुलर है, ठीक है। अब अगर इसकी लूप के जो डीएनए है वो बाय नेचर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इसकी जो ट्विस्टिंग थी वो थी, ठीक है, और वो उस सिचुएशन में भी काम था, एक रिलैक्स्ड पोजीशन में। जैसे अगर आप इसको देखें तो इसकी कॉइलिंग जो है इस पोजीशन में है, ठीक है, इसकी जो ट्विस्टिंग है वो इस पोजीशन में है। अब अगर इसको आप, एक तो उसकी नेचुरल ट्विस्टिंग इस पोजीशन में है, ठीक है, तो अगर इन केस कि आप इसको जो ऊपर से दूसरा ट्विस्ट दे रहे हैं वो इस डायरेक्शन में दें, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, एक उसकी जिस डायरेक्शन में पहले से ट्विस्टिंग हुई हुई थी और उस ट्विस्टिंग के बावजूद वो काम या रिलैक्स्ड पोजीशन में था, तो अगर आप उसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट देंगे तो क्या होगा, वही बात है कि जिस डायरेक्शन में अगर आपने एक रस्सी को ट्विस्ट दिया हुआ है तो अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट देना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, उसके ट्विस्ट खुलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, अनवाइंडिंग हो जाएगी, उसकी जो कॉइल्स हैं वो खुल जाएंगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में कि जब उसकी मेन जो सेंट्रल कॉइलिंग है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में
उसकी अगर ट्विस्टिंग होगी तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, अनपेयर्ड बेसिस बनना शुरू हो जाएंगी, जो एक रीजन ऐसा बन जाएगा जिसके अंदर बेसिस अनपेयर्ड होंगी। तो एज अ रिजल्ट वहाँ पे छोटा सा एक बबल बन जाएगा। अगर आप इसको देखें तो ये नॉर्मल था, ठीक है, ये नॉर्मल एक रिलैक्स्ड फॉर्म में था। इसके अंदर यहाँ पे कट लगा, जब कट लगेगा तो प्रेशर जो है वो सारा इस कट से रिलीज होकर पूरी लूप के ऊपर आ जाएगा, पूरे प्लाज्मेट के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होगा। तो एज अ रिजल्ट वहाँ पे बेस पर चूंकि अगर ये प्रेशर उसकी डायरेक्शन की जो मेन उसकी कॉइलिंग है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट होगा तो उसकी बेसिस खुलना शुरू हो जाएंगी। ये देखें यहाँ पे अब एक छोटा सा रीजन हमारे पास ऐसा आ गया है कि जिसकी बेसिस खुलना शुरू हो गई हैं। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे एक बबल की फॉर्मेशन होती है, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव कॉइलिंग। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव कॉइलिंग। तो ये सुपर कॉइलिंग का टॉपिक कहीं आगे किसी क्लास में या किसी दूसरे कोर्स में आपके उसमें आएगा सिलेबस में, लेकिन यहाँ पे इतना ही काफ़ी है कि अगर जिस डायरेक्शन में एक डीएनए मॉलिक्यूल की कॉइलिंग होगी अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप उसको दोबारा से ट्विस्ट करें तो उसकी जो बेसेस होंगी वो खुलना शुरू हो जाएंगी, अनवाइंडिंग होगी वहाँ पे, और बेस पेयर जो है वो एक दूसरे से अलग होने के बाद वहाँ पे एक बबल की शेप बन जाएगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। दूसरा केस क्या है कि अगर ये था, अगर इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में वो मूव कर रही थी जो उसकी अपनी कॉइल्स थी, तो अगर पहले से जिस डायरेक्शन में कॉइल्स हैं उसी डायरेक्शन में दोबारा उसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट किया जाए और फिर से उसको ट्विस्ट करने की कोशिश की जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, हमारे पास ये सिचुएशन आती है। ठीक है, अब आप इसको आसानी से खुद अभी परफॉर्म करके भी देख सकते हैं कि एक आप वायर, दो वायर्स लें, ठीक है, और उनको एक दूसरे, पहले तो दो वायर्स हैं, एक ये है और एक ये है। पहले आप क्या करें कि उनकी दो लूप्स बना लें, ठीक है, इस तरीके से उनकी दो लूप्स बना लें। फिर इन दोनों वायर्स को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से अरेंज करें, ठीक है, इस तरह से उन दोनों को आपस में ट्विस्ट करें, तो ये एक रिलैक्स्ड पोजीशन आ गई। फिर आप उसको दोबारा से जिस डायरेक्शन में आपने पहले उसको ट्विस्ट किया हुआ है उसके अपोजिट ट्विस्ट करें, तो वो आपके पहले दिए हुए जो ट्विस्ट होंगे वो खुलना शुरू हो जाएंगे। दिस इज फर्स्ट केस। दूसरा केस क्या है कि जिस डायरेक्शन में आपने पहले उसको ट्विस्ट दिए हुए हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट देने लग जाएं, तो क्या होगा कि कॉइलिंग के ऊपर सुपर कॉइलिंग हो जाएगी और आपके पास इस तरह की सिचुएशन आएगी। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड केस जिसमें कॉइलिंग से ऊपर सुपर कॉइलिंग हो जाती है। तो केस 2 क्या है, इट मे ट्विस्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ अनवाइंडिंग, कि जिस डायरेक्शन में वो अनवाइंड होना चाहिए था उसके अपोजिट होना, अगर आप उसको ट्विस्ट देंगे तो क्या होगा, इट मे प्रोड्यूस अ सुपर कॉइल्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, सुपर कॉइल्ड डीएनए मॉलिक्यूल वहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरीके से निक जो है उसको हैंडल करता है एक रिलैक्स्ड डीएनए या रिलैक्स्ड प्लाज्मिड मॉलिक्यूल। तो आज हमने इन सारी चीज़ों को देख लिया कि जो रिलेटेड थी इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि सुपर कॉइलिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय अ क्लास ऑफ एंजाइम नोन एज टोपोआइसोमरेजेज 1। जितनी भी हम सुपर कॉइलिंग की बात कर रहे थे ये एक एंजाइम है जिसको कहते हैं टोपोआइसोमरेजेज 1। तो ये वो डील करते हैं सुपर कॉइलिंग जितनी भी होती है। अनदर क्लास ऑफ टोपोआइसोमरेजेज, एक दूसरी ये पूरी एक क्लास है टोपोआइसोमरेजेज की, जिनमें से जो टोपोआइसोमरेजेज 1 है वो सुपर कॉइलिंग प्रोड्यूस करते हैं, जबकि टोपोआइसोमरेजेज 2 जो हैं इनका दूसरा नाम है डीएनए गायरेज। तो डीएनए गायरेज का जो फंक्शन होता है वो रेप्लिकेशन में होता है, उसका सुपर कॉइलिंग के साथ कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन जो टोपोआइसोमरेजेज 1 है तो वही रिस्पॉन्सिबल हैं इस कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग। तो यहाँ पे ये कुछ माइक्रोस्कोपिक इमेजेस हैं, माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ्स जो लिए हुए हैं। तो ये क्या है, एक रिलैक्स्ड प्लाज्मिड है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो उसकी थोड़ी सी कॉइलिंग हो गई है, वो थोड़ा सा उसके अंदर ट्विस्टिंग पहले से ज़्यादा आ गई है। अब करते करते उसमें ट्विस्टिंग जैसे जैसे हम ये मूव कर रहे हैं आगे तो ट्विस्टिंग उसकी बढ़ती जा रही है। एट द एंड वो देखें कि वही डीएनए मॉलिक्यूल है, सॉरी वही प्लाज्मिड है, लेकिन वो इतना कॉइल्ड हो चुका है कि उसने कितनी कम जगह पे अब वो आ चुका है। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी लेंथ और बहुत बड़ी साइज़ का जो क्रोमोसोम होता है या जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो एक छोटे से साइज़ के बैक्टीरिया के अंदर कन्फाइंड हो जाता है। तो इसके अंदर हेल्प करने वाला फिनोमेना कौन सा होता है, जिसको हम कहते हैं सुपर कॉइलिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट
chromosome and genetic material of bacteria, or we can say that all prokaryotic organisms. तो होप्स हो कि आपको ये चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी होंगी और समझ भी आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।